Hello friends, good morning, good noon and good evening to each and all. Dear friends, in this video we are going to discuss about the last act but not the least, the act number 3 of the play Arms and the Man. So let's get started. Welcome to the world of literature. Dear friends, since couple of lectures we have been discussing about the second unit entitled as Arms and the Man. Till the last lecture, we have already discussed about the first and the second act of the play. Now, in this video, we are going to discuss about the last act of the play. So, before going to discuss the last act, I would like to remind you the first and the second act. Okay. तो फर्स्ट एक्ट के अंदर एज वी नो वेरी वेल दैट द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले सेट्स और opens in the bedroom of Reina Petkov. The second act of the play sets and opens in the garden of Major Petkov, whereas the last act of the play sets and opens in the library of Major Petkov. So, अगर देखा जाए तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट लेक्चर इन आई मीन टू से बिफोर वी स्टार्टेड दिस सेकंड यूनिट आई टोल्ड यू दैट द एंटायर प्ले इज एंटी रोमांटिक प्ले, लेकिन आपको पूरा रोमांटिक लगेगा, मैंने ऐसा आपको बताया था. तो अब तक आपने पूरा रोमांटिक सीन देखा, रोमांटिक डायलॉग्स देखे, रोमांटिक कैरेक्टर्स देखे. अब देखते हैं कि ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है, वो एंटी रोमांटिक क्यों है. ये वाई द प्ले इज रियलिस्टिक प्ले, ये प्ले रियलिस्टिक क्यों है. तो अगर देखा जाए तो ग्रेजुअली जो रोमांस होता है या तो रोमांटिक प्ले होता है वो कैसा होना चाहिए कि पहले लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसके बाद में गार्डन का सीन होना चाहिए और बाद में बेडरूम का सीन आना चाहिए. लेकिन यहाँ से इस प्ले के अंदर पूरा रिवर्स प्रोसीजर चल रही है. सबसे पहले बेडरूम बता दिया, सेकंड एक्ट के अंदर गार्डन बता दिया और थर्ड एक्ट के अंदर लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं. तो लाइब्रेरी में हमें मालूम होता है कि द लाइब्रेरी इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी इज अ सिंबल ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी इज अ सिंबल ऑफ बुक्स एंड ऑल. तो यहाँ पे हमें नॉलेज की बात होती है, यहाँ पे सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होता है. और वहाँ आई मीन टू से लाइब्रेरी के अंदर जो रियलिटी है वो रियलिटी यहाँ पे शो होती है, रिवील होती है. सो लेट्स डिस्कस. अगर टाइम देखा जाए तो एन आफ्टरनून आफ्टर लंच डेटेड मार्च 6, 1886, प्लेस है लाइब्रेरी ऑफ पेटकॉफ. कैरेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कैरेक्टर्स अपीयर इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले. मेजर पेटकॉफ, मिसिस कैथरीन पेटकॉफ, रेना पेटकॉफ, सर्जियस सेरेनॉफ, बंसली, लौका एंड निकोला. ऑल दीज आर द लीडिंग कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. सो लेट्स डिस्कस कि आगे प्ले के अंदर क्या हो रहा है. तो हमने सेकंड एक्ट के अंदर लास्ट सीन देखा था. वहाँ पे क्या होता है कि बंसली मेजर पेटकॉफ का कोट रिटर्न करने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद में बहुत सारे एपिसोड और इंसिडेंट्स बनते हैं. लास्ट में ये होता है कि मेजर पेटकॉफ बंसली को अपने लाइब्रेरी के अंदर रिज़ाइन लेटर लिखने के लिए इनवाइट करते हैं. बंसली जो है वो मेजर पेटकॉफ की लाइब्रेरी के अंदर जाता है और वहाँ से प्ले आगे बढ़ता है. द सीन शिफ्ट्स टू मेजर पेटकॉफ्स लाइब्रेरी, मतलब कि गार्डन से अब लाइब्रेरी का सीन आ रहा है. इट इज़ आफ्टरनून, दोपहर हो चुकी है. वाइल बंसली इज़ हार्ड एट वर्क, बंसली बहुत ही वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है. सर्जियस इज मैरली प्रिटेंडिंग टू वर्क, knowing full well his own incapacity. Catherine sits embroidering while Reina is looking out at the Balkan landscape. Bunsley passes the papers as they are ready to Sergius, who simply puts in his signature on them and, to keep up appearance, exclaims, "This hand is more accustomed to the sword than to the pen." See, in the very 4 or 5 lines of the first incident of the third act, GB Shaw, the dramatist, has given a
given us a glimpse of the coming events. आने वाले इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत ग्लिम्स देते हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पे बंसली ने पूरा एक लेटर रेडी कर रखा है और बंसली सर्जियस खुद अपने आप कन्फेस करता है कि बंसली जो है उनसे बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो मेजर पेटकोव भी उसकी एडवाइस ले रहे हैं और उनकी एडवाइस पे पूरा एक रिज़ाइन लेटर लिख दिया है। रिज़ाइन लेटर के अंदर बंसली बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही हार्ड वर्क करके पूरा एक पेपर रेडी कर रहा है। हालांकि सर्जियस जो है प्रिटेंडिंग, मतलब कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा शो कर रहा है कि वो कोई काम कर रहा है, और उनको मन ही मन में मालूम है सर्जियस को कि वो बंसली जितना कैपेबल नहीं है। और कैथरीन भी सिट्स उसके बिल्कुल बगल के अंदर एम्ब्रॉयडरिंग का काम करते हुए बैठी है। रीना पेटकोव भी बाल्कन लैंडस्केप को देख रही है और बंसली उन्होंने जो पेपर रेडी कर रखे हैं वो पेपर सर्जियस सेरेनॉफ को देते हैं। सर्जियस सेरेनॉफ उस पेपर के सिग्नेचर करते हुए एक कमेंट करते हैं। हालांकि ये कमेंट जो है वो आयरोनिक कमेंट, आयरोनिक का मतलब यहाँ पे व्यंग करते हैं, और व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि दिस हैंड इज मोर एक्स्टॉम्ड टू स्वॉर्ड दैन टू द पेन, मतलब कि ये हाथ जो है वो तलवार उठाने के लिए बना है, नहीं कि पेन उठाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि बंसली को सर्जियस ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इसके लिए सेकंड एक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि लौका ने उनको इंस्टिगेट किया था। सर्जियस ने लौका ने सर्जियस को इंस्टिगेट करते हुए बताया था कि रईना, जिसके पीठ के पीछे आप रोमांस कर रहे हो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, इन द सेम वे रईना इज ऑल्सो मेकिंग फ्लर्ट, इज ऑल्सो मेकिंग लव विथ अनदर मैन, वो किसी और के साथ भी रोमांस कर रही है, किसी और के साथ भी ये फ्लर्ट कर रही है, किसी और के साथ भी इश्क फरमा रही है। तो सर्जियस को लगा कि ये कौन हो सकता है। तो लौका ने उस वक्त बताया था कि वो इंसान जब दूसरी बार घर पे आएगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से उनके कान में जहर भर रही थी लौका। तो अब सर्जियस को थोड़ा बहुत शक होने लगा कि वो इंसान और कोई नहीं बंसली ही हो सकता है। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली बंसली को टॉन्ट मारते हुए कहा कि पेन वगैरह संभालना तेरा काम है, स्वॉर्ड वगैरह संभालना मेरा काम है। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि बंसली को उन्होंने हराया हुआ था, बंसली की पूरी जो आर्मी थी उनको सर्जियस ने हराया था, इसलिए शायद इसलिए भी टॉन्ट मारते हुए ये बोल रहा है कि तुम पेन ही संभालो और स्वॉर्ड संभालना मेरा काम है। तो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द थर्ड एक्ट। और इंसिडेंट आगे बढ़ता है। द कोर्ट एपिसोड, मेजर पेटकॉफ who is also present feels uncomfortable in his new coat and asks for his old coat. Catherine says that it must be hanging in the blue closet where he had left it, but the major tells her that he had thoroughly searched for it in the closet but did not find it there. At this moment, Nicola arrives and Catherine orders him to bring his master's coat from the closet. Nicola returns with the coat within no time. Petkoff can hardly believe his eyes. He feels that perhaps on account of his old age he no longer sees clearly, or perhaps he suffers from hallucinations. See here in this episode what happens, जब मेजर पेटकॉफ, सर्जियस सेरेनॉफ, बंसली, कैथरीन सारे लोग लाइब्रेरी के अंदर बैठे होते हैं, उस वक्त मेजर पेटकॉफ ने अभी अभी नया कोट पहना हुआ था। तो वो बोल रहे हैं कि नया कोट जो मुझे ज़रा फिट नहीं हो रहा है, मतलब कि बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मेरा पुराना कोट कहाँ गया। पुराने कोट के बारे में वो इंक्वायरी करते हैं। तो कैथरीन ने कहा कि पुराना कोट जहाँ आप छोड़ के गए थे वहीं पे ब्लू क्लोजेट के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो मेजर पैट को बोलते हैं कि मैंने पूरा थॉरली आई हैव सर्च्ड फॉर माय ओल्ड कोट बट आई डिडंट फाइंड माय कोट ओवर देयर, लेकिन मुझे मेरा कोट वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो कैथरीन ने कहा ठीक है। उसी वक्त लगे हाथ निकोला भी वहाँ आ जाता है लाइब्रेरी के अंदर। तो निकोला को देखकर कैथरीन उसे ऑर्डर देती है कि साहब का जो कोट है वो वहाँ से फटाफट लेकर के आओ क्लोजेट से। निकोला गया और यूं तुरंत वापस आ गया। तो मेजर पेटकॉफ को अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने पूरा क्लोजेट छान मारा था लेकिन मुझे मेरा पुराना कोट दिखाई नहीं दिया, और निकोला तुरंत गया और फ़ौरन लेकर के आ गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो शायद लगा कि अब बुढ़ापा हो गया तो शायद मेरे आँखों ने इतना देखा नहीं होगा, या तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ इसलिए शायद मैंने कोट नहीं देखा होगा, ऐसा करके वो अपने आप को मना लेते हैं।
आगे का एपिसोड होता है कि रैना एंड बंसली देयर कन्वर्जेशन। अब रैना और बंसली के बीच में कुछ बातें होती है। एज सुन एज द इम्पोर्टेंट बिजनेस इज फिनिश्ड, सर्जियस, पेटकॉफ एंड कैथरीन go out to give the papers to the messengers with necessary instructions. See now what happens here. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बंसली ने पूरा पेपर वगैरह का काम ख़त्म कर दिया तो वो पेपर मैसेंजर को देने के लिए सर्जियस, पेटकॉफ और कैथरीन ये तीनों लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर बचे दो लोग, एक बंसली और दूसरी रैना पेटकॉफ। तो दोनों को वक्त मिल जाता है आपस में बात करने का। रैना एंड बंसली आर लेफ्ट अलोन। रैना लुक्स मिस्चीवियसली एट बंसली, आस्क हिम हाउ इट इज दैट ही इज लुकिंग मच स्मार्टर दैन when she first saw him. See, as I told you that Reina is somewhat romantic. Reina जो है थोड़ी बहुत नटखट भी है, रोमांटिक है, और फर्स्ट एक्ट से ही हमें पता चलता है कि बंसली के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, बंसली के लिए उसके दिल में प्यार है। तो मस्ती करते हुए बंसली को बोल रही कि ऐसा कैसे कि मैंने आपको पहली बार देखा था तब और आज मैं आपको दूसरी बार देख रही हूँ तब बहुत अंतर है, क्योंकि पहली बार मैंने जब आपको देखा था उस वक्त आप इतने टफ थे, इतने स्मार्ट नहीं थे, आज आप इतने स्मार्ट क्यों लग रहे हो, इतने हैंडसम कैसे लग रहे हो। ही रिप्लाइज दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ वॉशिंग, ब्रशिंग, स्लीपिंग एंड ईटिंग। बोल रहा है कि हाँ उस वक्त मैं आया था, उस वक्त युद्ध चालू था और मैं युद्ध के मैदान से भाग कर के आया था, 3-4 दिनों का मैं भूखा था, सोया हुआ नहीं था, इसलिए थकान की वजह से मैं इतना स्मार्ट नहीं लग रहा था। आज मैं ओरिजिनल रूप में के अंदर आ गया हूँ और इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, ब्रशिंग, स्लीपिंग एंड ईटिंग। तो मैंने खाया पिया नहाया धोया इसलिए मैं फ्रेश लग रहा हूँ, इसलिए मैं शायद आपको हैंडसम लग रहा हूँ। When he had first entered her room as a fugitive, he was covered all over with dust. बोला कि जब मैं पहली बार आपके बेडरूम के अंदर आया तो मेरे पूरे शरीर पे, बदन पे डस्ट लगी हुई थी। He had no slept or taken his food for long hours. बहुत दिनों से खाया भी नहीं था और नींद भी नहीं ली थी। And was therefore awfully fatigued, और मैं बहुत ही थका हुआ था, इसलिए शायद मैं आपको इतना रफ एंड टफ लगा हूँगा। Now that he had rest and food, he looks quite fresh. अभी मैंने खाना खा लिया है और रेस्ट भी ले लिया, इसलिए शायद मैं आपको फ्रेश लग रहा हूँ। She then asked him if his companion were angry with him for his running away from the battlefield. He replies to her that they were not angry, for them too had run away. बोला कि आप वहाँ से मैदान से भाग गए, मतलब कि युद्ध के मैदान से आप भाग गए तो आपके आर्मी वाले या तो आपके सीनियर आप पे गुस्सा नहीं हुए। तो बंसली ने जवाब देते हुए कहा दे वर नॉट एंग्री, हाँ वो मेरे पे गुस्सा नहीं है, क्योंकि फॉर देम टू हैड रन अवे, क्योंकि वो भी लोग भाग चुके थे अपनी जान बचाने के लिए, मैं भी अपनी जान बचाने के लिए भागा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और कोई मुझ पे गुस्सा भी नहीं हुए। रैना देन एक्सप्रेसेस हर एंगर एट हिज circulating the story of his stay for the night in her bed chamber. फिर अचानक से रैना को याद आ गया और रैना ने बंसली को डांटते हुए कहा कि तू मेरे बेडरूम के अंदर पूरी नाइट ठहरा हुआ था, पूरी रात ठहरा हुआ था, वो पूरी बात आपने सबको क्यों बता दी, आपने ये पूरी बात क्यों फैलावा कर दिया, हर जगह पे एडवर्टाइज कर दी आपने। बंसली टेल्स हर दैट ही हैड टोल्ड द स्टोरी ओनली टू वन इंटीमेट फ्रेंड। देखो मैंने हर किसी को जाकर के नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ मेरे एक अजीज दोस्त को ही कहा था और उसने पूरी जगह पे ये बात फैला दी। रैना इन्फॉर्म्स हिम दैट हिज फ्रेंड हैड गिवन वाइड पब्लिसिटी टू द स्टोरी सो दैट इट रीच्ड द ईयर्स ऑफ आवर फादर एंड सर्जियस। तुम जिस अजीज दोस्त के बारे में जिक्र कर रहे हो उस दोस्त ने ये जो कहानी थी वो घर घर जाकर के उसने पब्लिसिटी कर दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी, और ये बात घूमती फिरती मेरे पिताजी को और मेरे वुड बी हस्बैंड को, मेरे मंगेतर सर्जियस तक वो बात पता चल गई। इट वॉज, सी एड्स, लकीली दैट दे डिड नॉट नो दैट इट वॉज इन हर रूम दैट ही हैड टेकन रेफ्यूज। उसने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि फादर को और सर्जियस को कानो कान ये पता नहीं लगा
कि वो जो लड़की थी वो मैं थी और जो लड़का था जो जिसके घर पे पूरी नाइट बिताई हुई थी वो आप थे। तो चलो अच्छा हुआ कि वहाँ मैं पूरी तरह से बच गई। अगर कभी उनको पता लग जाता तो मेरा क्या होता, ऐसा मतलब कि वो चिंता व्यक्त कर रही है। शी वॉन्ट्स हिम दैट इफ सर्जियस एवर केम टू नो ऑफ इट ही विल बी श्योर टू किल बंसली इन अ ड्यूअल। और कहा कि अगर मेरे मंगेतर को यानी कि सर्जियस को ये बात पता चल गई तो बंसली तुझे तो मार ही देंगे। He at this request her not to tell Sergius of the incident। तो बंसली ने अगेन रीना से भीख मांगी, गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि मेहरबानी करके आप सर्जियस को ये बात मत बताना। बट रीना सेज दैट शी कैन नॉट डिसीव सर्जियस, नॉट टेल लाइज टू हिम, फॉर हर रिलेशन विथ हिम इज द वन रियली ब्यूटिफुल एंड नोबल थिंग इन हर लाइफ। रीना ने उसकी मजाक करते कहा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे मंगेतर को कभी चीट नहीं कर सकती, डिसीव नहीं कर सकती, और हमारे दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है, नाजुक डोर है हमारे दोनों के रिश्तों की, कि मैं झूठ कभी उनके सामने बोल ही नहीं सकती। बंसली हियर हिंट्स दैट सी लाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्जियस इन रिगार्ड टू द chocolate cream soldier. Reina justifies herself, saying that in her life she has told lies only twice, and each time it was for the sake of Bansley himself। मतलब कि बंसली, मैंने आपको पहले भी बताया कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो बंसली ने तुरंत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हुए रईना को कहा कि हाँ, आप भले ही शायद झूठ ना बोलते हो, लेकिन मेरे ही सामने आपने झूठ बोला। जबकि चॉकलेट क्रीम सोल्जर की जो बात हुई, मतलब कि जैसे ही बंसली को रीना पेटकॉफ देखती है सेकंड एक्ट के अंदर, तो तुरंत ही चिल्लाने लगती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो ये बात को जस्टिफाई करते हुए बंसली ने कहा कि आप उस वक्त झूठ बोले थे। रीना ने उसकी बात को जस्टिफाई करते हुए कहा कि हाँ, मेरे पूरे जीवन के अंदर मैं सिर्फ 2 ही बार झूठ गलत बोली हूँ, और दोनों ही बार तुझे ही बचाने के लिए मैंने झूठ बोला है। फर्स्ट, she lied by telling the officer who was searching for him in her room that she had not seen any man there, and she lied the second time in her explanation of what she meant by chocolate cream soldier। बोला कि 2 ही बार मैंने झूठ बोला है। एक बार तो जब वो रशियन ऑफिसर मेरे बेडरूम के अंदर तुझे ढूंढते हुए आ रहा था, उस वक्त मैंने कहा कि मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, और दूसरी बार ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर वाला इंसिडेंट, और दोनों ही बार तुझे बचाने के लिए ही मैं झूठ बोली थी। द कैप्टन देन फ्रेंकली टेल्स हर दैट ही कुड नॉट बिलीव दैट शी हैड इन ऑल हर लाइफ टोल्ड लाइज ओनली ट्वाइस। कैप्टन बोल रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा कि तूने पूरे जीवन के अंदर सिर्फ 2 ही बार झूठ बोला होगा। एट दिस रीना गेट्स ऑफेंडेड, फील्स इंसल्टेड एंड cheats him for his ingratitude, for she had, as she says, lied only to save his life, and B, instead of being thankful to her for this, did not even believe her। रीना बोल रही है कि मैंने 2 बार गलत बोला, ये बात मैंने तुझे बताई, दोनों ही बार तुझे बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। तुझे मेरा शुक्रिया करना चाहिए, उसकी वजह ऊपर से तू मुझे डांट रहा है। नॉट ओनली दिस, मेरा इंसल्ट कर रहा है और मेरी बात को मानने के लिए तू तैयार नहीं है। तो कितना क्रूअल इंसान है, ऐसा मतलब कि रीना बंसली को चिढ़ाती है। कैप्टन बंसली देन कन्फेसेस दैट टू हिम एज अ सोल्जर टेलिंग लाइज एंड सेविंग वंस लाइफ इन whatever way one can are only routine matters। कैप्टन बंसली बोल रहा था उसको बचाते हुए और कन्फेस करते हुए कि सोल्जर लाइफ के अंदर झूठ बोलना ये आम बात हो गई, और ख़ासकर तब जब किसी की जान की परवाह करनी हो, मतलब कि जब किसी की जान बचानी हो, तो उस वक्त झूठ बोलना वो एक रूटीन लाइफ हो गई है। बंसली एडमायर्स हर नोबल एटीट्यूड टवर्ड्स टेलिंग लाइज, बट अगेन टेल्स हर empathetically that he does not believe even a single word of what she says। बंसली ने कहा कि ठीक है, तेरा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, नेचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि तू झूठ नहीं बोलती होगी। रेना इज एट फर्स्ट indignant at this insult, but then admits the truth of his words। She is much impressed by him and says that
He is the first man she ever met who did not take her seriously while others were taken in by her fine poses. He alone is able to see through her. She says that she is afraid of being detested by him for her hypocrisy. The captain assures her that he does not despise her, that he thinks it is quite natural in a young and practical like her to have such romantic ideas. He adds that like others he is her admirer. अब बात आगे कर रहे हैं दोनों लोग, तो बंसली उसे बताता है कि हाँ ठीक है कि तेरे जैसे लोग रोमांटिक होते हैं, ये एटीट्यूड होता है, ये बहुत आम बात है। और रीना पैट को भी बोलती है कि आज तक मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को मिली, लेकिन आज तक तेरे जैसा मुझे कोई इंसान मिला नहीं कि रियलिटी को एक्सेप्ट कराओ। देखो धीरे धीरे ये रोमांटिक प्ले एंटी रोमांटिक होता चला जा रहा है, रियलिटी की और आगे बढ़ रहा है। तो रीना भी अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है और बंसली तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही इज़ वेरी रियलिस्टिक, तो वो तो पहले से ही रियलिस्टिक था। तो बंसली रीना के बारे में जो कुछ भी सोचता है समझता है उसके मुंह पे बता देता है। तो रीना ने कहा कि दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एवर मेट अ मैन लाइक यू। तेरे जैसा इंसान मुझे पहली बार मिला कि जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, भले ही मुझे बुरा लगे या ना लगे, लेकिन तूने जो रियलिटी थी वो तूने शो की है। और फिर बाद में बंसली भी उसकी तारीफ़ करते हुए बोल रहा है कि तेरे जैसी प्रेटी गर्ल, सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल जो हो, तो ये एक आम बात होती है कि झूठ बोलना, मस्ती करना, ये सब आम बात होती है। तो यहाँ से ये भी शो कर रहा है कि बंसली को भी रीना पेटकॉफ के लिए थोड़ी बहुत दिल के अंदर कहीं ना कहीं जगह बना ली है। अब कोट एपिसोड आगे बढ़ता है। द कोट रीना's photograph. Next, she asked him what he thought of her for giving him her photo by placing it in the pocket of the coat with some words on it. The captain says that he knew nothing about her portrait. Rina calls him a baby and points out that her father must find the portrait as soon as he puts his hand into the pocket of the coat, and all would be discovered by him, provided that the coat has not been handled by anybody else during the time it was with Bansley. He assures her that as he could not conveniently carry the coat everywhere on active service, he had pawned it to keep it in safe custody, and so nobody could have taken away her photo. At this, Reina is furious and rebukes him, saying that he has a low shopkeeping mind, for he thinks of things that will never come into gentleman's head. सी अब क्या होता है कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, बात आगे चलती है। रीना पेटकॉफ बंसली को पूछती है कि मैंने जो कोट पहनाया था मेरे फादर का, मेरे पिताजी का, उस कोट के जेब के अंदर मैंने एक फ़ोटो रखी हुई थी, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। ऐसा मतलब कि रीना पेटकॉफ बंसली को पूछ रही है। तो बंसली एकदम ताज्जुब से पूछ रहा है कि कौन से फ़ोटोग्राफ की बात कर रही हो, मैंने कोई फ़ोटो देखे ही नहीं। रीना बोल रही है, अरे मूर्ख, मैंने पिताजी के कोट के जेब के अंदर वो फोटोग्राफ रखा हुआ था और उस पर कुछ लिखा भी हुआ था। कैप्टन बोल रहा है कि मुझे तो ये बात कोई पता ही नहीं है, मैंने कभी जेब के अंदर हाथ डाल के देखा ही नहीं। और जैसे मैं घर पे गया तो मैंने वो कोट को अच्छी तरह से लॉन्ड्री में धुला करके, आयरन करके, इस्त्री करके मैंने रख दिया और वैसे का वैसा ही मैं लेकर के आया हूँ। रीना पेटकॉफ और भी गुस्सा हो गए। रीना पेटकॉफ बोल रही तो इतना बुद्धू है कि कोई जवान लड़की अगर कोई तुझे गिफ्ट दे रही है या तो तुझे बचाव कर रही है तो उसके बारे में कुछ तो तुझे सोचना चाहिए था। तूने जेब के अंदर हाथ ही नहीं डाला, अब फोटोग्राफ वहीं का वहीं होगा। जैसे ही पिताजी वो कोट पहनेंगे, जेब में हाथ डालेंगे, वो फोटोग्राफ निकलेगा और उस पर लिखा हुआ वर्ड्स भी वो पढ़ लेंगे। तो अब रीना जो है वो थोड़ी बहुत टेंशन में आ जाती है। उसी में एक एपिसोड और आगे बढ़ता है। द डेथ ऑफ बंसलीज फादर ही बिकम्स अ रिच मैन। सी दोनों के बीच में जब बातें चल रही होती है, अचानक से एक मैसेंजर आता है और एक मैसेज देता है। लौका नाउ कम्स इन विथ अ हीप ऑफ लेटर्स एंड टेलीग्राम्स एंड पुट्स दैम ऑन द टेबल बिफोर बंसली।
मतलब कि रैना पेटकॉफ, बंसली दोनों लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए ये बातें कर रहे थे। अचानक से लौका, जो कि उनकी सर्वेंट है, काम वाली है, वो बाहर से पूरे लेटर टेलीग्राम सारे इकट्ठा करके लाइब्रेरी के अंदर आती है और बंसली की टेबल पे पूरे वहाँ पे रख देती है। फ्रॉम द टेलीग्राम ही कम्स टू नो ऑफ हिज फादर सडन डेथ। बहुत सारे लेटर्स थे, उसमें एक टेलीग्राम भी था। तो टेलीग्राम ने बंसली ने तुरंत उठाया क्योंकि उनके नाम पे था। तो जैसे ही टेलीग्राम उन्होंने पढ़ा तो पढ़ते ही उसे पता चला कि इस टेलीग्राम के अंदर उसके फादर का देहांत हो चुका था। वो उनके फादर चल बसे थे। आफ्टर गोइंग थ्रू द other telegrams and letters, he tells Reina that his father has left for him a number of hotels and that he must leave for home in an hour to look after his affairs. To give the necessary instructions regarding his departure, he leaves the room hastily. और बाकी के भी टेलीग्राम वो पढ़ रहे थे। तो टेलीग्राम पढ़ते पढ़ते पता चला कि उनके पिताजी ने विरासत में बहुत कुछ उसके नाम करके गए हैं। तो उनको लगा कि मुझे 1 ही घंटे के अंदर यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा और मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, तो बाकी की सारी जो भी रिचुअल्स है वो भी मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी, इसलिए आई हैव टू गो हैस्टिली, मतलब तुरंत ही मुझे जाना पड़ेगा। सो हियर यहाँ से पता चलता है कि बंसली के फादर की डेथ हो जाती है और विरासत के अंदर बहुत सारी जायदाद बंसली के नाम वो करके चले जाते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली बंसली भी बहुत रिच पर्सन बन गया। हालांकि वो बाय बर्थ रिच ही था, लेकिन अब लीगली उनके फादर ने सारी जो प्रॉपर्टी, सारी जो जायदाद थी वो उनके नाम कर दी। और आगे भी एपिसोड्स हैं, आगे क्या हो रहा है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।